आइए समझते हैं विधानसभा को, जो किसी भी भारतीय राज्य में शक्ति का असली केंद्र है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी राज्य सरकार को असल में कौन कंट्रोल करता है? सीएम या गवर्नर नहीं, बल्कि विधानसभा। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। यही है राज्य की असली शक्ति, क्योंकि यह सीधा लोगों के जनादेश से बनती है। इसे पॉपुलर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य यानी एमएलएज सीधे जनता चुनती है। इसकी सुप्रीम पावर का राज, ये सीधे जनता को रिप्रेजेंट करती है और सरकार इसी के प्रति जवाबदेह है। जनता की यही आवाज इसे दूसरे सदनों के ऊपर रखती है। देखते हैं कैसे। जहां दो सदन हैं, वहां विधानसभा हमेशा विधान परिषद से ज्यादा पावरफुल होती है। दरअसल विधानसभा के पास हैं 3 सुपर पावर्स जो इसे इतना मजबूत बनाती हैं। सबसे पहली शक्ति, कानून बनाना। कोई भी बिल इसके पास हुए बिना कानून नहीं बन सकता। और अब बात करते हैं पैसे की। इस मामले में तो इसका पूरा कंट्रोल है, यानी कि कोई भी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है। और पैसों पर इसी कंट्रोल से मिलती है सरकार को काबू में रखने की शक्ति। अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और बहसों के जरिए सरकार को हर रोज जवाबदेह ठहराया जाता है। लेकिन क्या विधानसभा की शक्ति की कोई सीमा नहीं है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसकी शक्तियों पर राज्यपाल, केंद्र सरकार और कई बार गठबंधन की राजनीति भी लगाम लगाती है। इन सीमाओं के बावजूद विधानसभा ही लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है, क्योंकि यही वो जगह है जहां जनता की इच्छाएं और उम्मीदें गूंजती हैं। तो ये लोकतंत्र, जवाबदेही और विकास, इन तीनों के लिए सबसे जरूरी है। चलिए आज भारत में राज्यपाल की भूमिका और उनकी शक्तियों को समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के बराबर का पद है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, मतलब राज्य के सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। साथ ही वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्र और राज्य के बीच एक पुल का काम भी करते हैं। तो ये उनकी एक दोहरी भूमिका हुई, राज्य के प्रमुख भी और केंद्र के प्रतिनिधि भी। अब बात करते हैं उनकी शक्तियों की। सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्तियां, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और हाँ, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना भी इनके हाथ में है। अब आते हैं विधायी शक्तियों पर, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर। वो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं, बिलों को मंजूरी दे सकते हैं और अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। राज्य के वित्त पर भी राज्यपाल का अच्छा खासा नियंत्रण होता है। ये एक बड़ी शक्ति है। देखिए, राज्य का बजट हो या धन विधेयक, इनकी पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं हो सकते। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनका प्रभाव न्यायिक क्षेत्र में भी है। वो सजा माफ कर सकते हैं और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति में भी उनकी सलाह ली जाती है। अब तक की शक्तियां तो सरकार की सलाह पर हैं, पर जब वो खुद फैसला लेते हैं तब क्या? इन्हें कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां, जैसे बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करना। और बस इन्हीं विवेकाधीन शक्तियों की वजह से राज्यपाल का पद अक्सर विवादों में रहता है। सबसे बड़ी आलोचना है इन शक्तियों के दुरुपयोग की, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। अक्सर आरोप लगता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के राजनीतिक हितों के लिए काम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस पद का असली मकसद संविधान की रक्षा और संतुलन बनाए रखना है। तो राज्यपाल का पद एक बहुत ही नाजुक संवैधानिक संतुलन साधने वाला काम है। संसद का एक ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता। आज बात करेंगे इसी दिलचस्प सदन, राज्यसभा की। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसका मुख्य काम है राज्यों के हितों की रक्षा करना। तो आज हम इसकी संरचना, शक्तियां, महत्व और लोकतंत्र में इसकी भूमिका पर नजर डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा बनती कैसे है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 80 में है। इस सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और ये सदस्य आते कहां से हैं? 238 राज्यों से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मतलब इनका चुनाव सीधे जनता नहीं, बल्कि राज्यों के चुने हुए विधायक करते हैं। ये चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होते हैं। इससे पार्टियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता है। जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से आते हैं। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों और उसके कामकाज की।
राज्यसभा की शक्तियों को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोई भी साधारण बिल कानून तभी बनता है जब उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन पास कर दें। लेकिन हाँ, धन विधेयक यानी मनी बिल्स के मामले में इसकी शक्तियां बहुत सीमित हैं। राज्यसभा मनी बिल पर सिर्फ सुझाव दे सकती है और उसे 14 दिन के अंदर बिल लौटाना होता है। अब आती हैं इसकी विशेष शक्तियां। ये संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, और तो और नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की मंजूरी देने का अधिकार भी सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो आखिर राज्यसभा इतनी जरूरी क्यों है? आइए इसका महत्व समझते हैं। ये राज्यों के हितों की रक्षा करती है, जल्दबाजी में बने कानूनों पर रोक लगाती है और विशेषज्ञता लाती है। और क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, लोकसभा भंग होने पर भी शासन में निरंतरता बनी रहती है। लेकिन राज्यसभा की शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हैं। चलिए उन्हें भी समझते हैं। जैसा हमने देखा, वित्तीय मामलों में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। राज्यसभा सरकार बना या गिरा भी नहीं सकती। तो संक्षेप में कहें तो राज्यसभा की भूमिका संतुलन और स्थिरता बनाए रखने की है। इसे एक विचारशील सदन भी कहा जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाता है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। भारत के राज्यों में सत्ता दो अहम लोगों के बीच बंटी होती है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। चलिए इस विश्लेषण में उनकी संवैधानिक भूमिकाओं और उनके रिश्ते की बारीकियों को समझते हैं। देखिए, राज्यपाल होते हैं संवैधानिक प्रमुख, पर असली कार्यकारी ताकत तो मुख्यमंत्री के पास होती है। तो इनके रिश्ते का संवैधानिक आधार क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और फिर राज्यपाल बहुमत वाले मुख्यमंत्री को। एक अहम सिद्धांत है सलाह और सहायता का, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। तो प्रोसेस ये है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट फैसला लेते हैं और राज्यपाल उस पर औपचारिक सहमति देते हैं। तो ये शक्तियों का संतुलन असल में काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो राज्यपाल को हर फैसले की जानकारी दें। कानून बनाने के मामलों में भी सलाह मुख्यमंत्री की होती है, पर बिल पर राज्यपाल की मुहर जरूरी है। और पैसों के मामले में भी यही होता है। बजट सरकार बनाती है, पर पेश राज्यपाल की मंजूरी से ही होता है। तो ये पूरा सिस्टम तो सहयोग के लिए बना है, पर क्या होता है जब इसमें टकराव होता है? चलिए देखते हैं वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब इन दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं और यही अक्सर टकराव की वजह बनती हैं। खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियां हों तो ये तनाव और भी बढ़ सकता है। तो आखिर इन दोनों पदों के बीच एक अच्छा तालमेल होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही संतुलन अच्छे शासन, संविधान की आत्मा और राज्य की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखता है। तो एक अच्छे रिश्ते के लिए जरूरी है कि राज्यपाल निष्पक्ष रहें और मुख्यमंत्री पारदर्शिता बनाए रखें। आखिरकार इन्हीं के सौहार्दपूर्ण संबंध पर भारत की संघीय व्यवस्था की नींव टिकी है।